आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना की वक्फ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ख़तरे में है। बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी कहलाए जाने वाली और बहुत बड़ा इसका डिस्प्यूट है, जो कि अ, हैदराबाद के न सिर्फ इंजीनियर बल्कि वली अल्लाह गुज़रे हैं, हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। उनके वक़्फ़ के तहत मणिकुंडा में एकड़ों की अराज़ी थी, जिस पर कब्ज़े किए गए और बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ की बिल्डिंगें वहाँ पर खड़ी हो गई हैं। तेलंगाना के हाई कोर्ट की जानिब से वो वक़्फ़ की जायदाद करार दी गई थी, केस जीत लिया गया था। उसके बाद अपोज़िशन पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया, वहाँ पर वक्फ बोर्ड केस हार गया। ये बड़े ही अफ़सोस की बात है, एक केस जब जीत जाते हैं, तो ज़्यादा मुमकिन रहता है कि वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी तस्लीम किया जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट बहुत बड़ी एहतराम और इज़्ज़त की पोज़ीशन रखता है और हाई कोर्ट जब डिसाइड करता है, तो पूरे शवाहिदात को, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला दिया जाता है। उसमें चूक की गुंजाइश ना के बराबर होती है। इसके बावजूद ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस हार गए, जीता हुआ केस हार गए। ये इसमें किसकी साज़िश है? कौन-कौन इसमें जो है अपना इंटरेस्ट रखते हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि हज़ारों करोड़ों की प्रॉपर्टी, एकड़ों की अराज़ी हार गए हैं। हाल ही में इस ज़िमन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गई। सोशल एक्टिविस्ट जनाब मोहम्मद नईमुल्लाह शरीफ साहब, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन सेल के सदर भी हैं। इनके अलावा सनाउल्लाह खान साहब और मुनीरुद्दीन मुजाहिद साहब, सोशल एक्टिविस्ट हजरात ने मिलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। यूसुफ मुल्ला साहब, जो आरबीआई के बड़े पोजीशन से रिटायर हुए हैं, इनकी सदारत में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इन बातों को जो है ज़ेर बहस लाया गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ किस तरह से बर्बाद, तबाह, ताराज हो रही हैं, ये इसका सिलसिला किस तरह से रोका जाए। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट से केस हार गए हैं, अभी भी इसमें कोई गुंजाइश बाकी है या फिर खेल ख़त्म हो चुका है? मैं बात करूँगा आज हमारे नईमुल्लाह साहब से, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ प्रोटेक्शन सेल के सदर हैं। नईमुल्लाह साहब, आपका बीवीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, शुक्रिया। जी। हाल ही में आप लोगों ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाने के लिए। इनमें कौन-कौन शुरा मौजूद थे और मोटे-मोटे तौर पर क्या-क्या बातें ज़ेर बहस लाई गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इस मौजू पर और प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन सेल की जानिब से और दूसरे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इसमें मुख्तलिफ प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और आपके एडवोकेट्स इसमें शामिल थे। काफ़ी अच्छा बड़ी अच्छा डिस्कशन रहा उसमें। और जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, जो जो 10 साल पहले जो एपी हाई कोर्ट थी उस वक्त की, उसने काफ़ी जांच पड़ताल के बाद, पूरी इन्वेस्टिगेशंस के बाद उसको वक्फ करार दिया गया। उसके बाद उस वक्त की जो कांग्रेस की जो सरकार थी, हुकूमत, उसने एक हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी वक्फ बोर्ड के खिलाफ। ये देखिए, एक अजीब तमाशा हो रहा है यहाँ पर कि रियासती हुकूमत वक्फ बोर्ड को कायम करती है, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स को नॉमिनेट करती है, सारा काम वही करती है। फिर उसके बाद इनके खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं। एक तमाशा। आप 10 साल की जुस्तजू, यानी कमोबेश 10 साल के अरसे के बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये दो दो जजेस का बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने टाइटल के बजाय
उसको एक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की करार दे दिए और उस पर हमारे ये जो मौजूदा टीआरएस पार्टी इस वक्त जो रूल कर रही है यहाँ पर, केसीआर साहब ने वादा भी किया था उस वक्त, इनके अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था कि जब हम पावर में आएंगे, मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि हम अगर पावर में आ गए तो ये लैंको हिल्स का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है एफिडेविट के जरिए, हम उसको विड्रॉ करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, इन्होंने ये भी वादा किया था मैनिफेस्टो में कि 12% रिजर्वेशन देंगे माइनॉरिटीज के लिए, और इन्होंने ये भी वादा किया था कि वक्फ प्रॉपर्टीज का प्रोटेक्शन किया जाएगा और उसको जुडिशियल पावर दिए जाएंगे वक्फ बोर्ड को। ये सारे वादे रहे, सारे वादे अपनी जगह रहे, लेकिन अब 7 साल गुजरने के बाद भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ ये नहीं, इनके सारे वादे धरे के धरे रह गए और एक वादा भी इसमें वफा न हुआ। इसके बाद ये हुआ कि अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ये जजमेंट ये आया कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हवाले की जाए। अब एक यहाँ पर एक चीज ये देखने में आई कि गवर्नमेंट ने न सिर्फ वादा खिलाफी की, उसके अलावा इन्होंने एक काम और किया इजाफा उसमें, कि जो प्रीवियस केस था उसको स्ट्रेंथन करते हुए उसमें काफी जांफिशानी के साथ जो फाइट कर रहे थे, अच्छे वकला उसमें शामिल थे, जो एविडेंसेस देने थे, वो सारी चीजों को हटाने की कोशिश की और अच्छे प्रोफेशनल जो लॉयर्स थे उनको हटाया गया और ऐसे आम लोगों को उसमें शामिल कर दिया गया। और जो एविडेंस, जो मुंतखब जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के थे वहां पर, वो प्रोड्यूस नहीं किए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका नतीजा ये निकला कि उसको कमजोर करने की पूरी कोशिश की गई, जो कि सरासर वादा खिलाफी है और अवाम के साथ एक धोखा है। अब जबकि हमने इनकी बातों में आकर चलो एक अब तक दूसरी गवर्नमेंट्स को भी देखे हमने कांग्रेस के, लेकिन एक रिजर्वेशन की भी बात कर रहे हैं, हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन की भी बात कर रहे हैं, सारे एन मास वोट दिए। फिर दूसरी दफा भी आए, दूसरी दफा भी उन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम अब नहीं कर सके आप करेंगे। ठीक है, दूसरी दफा भी वोट दे दिए। 5 साल के बाद वोट देने के बाद अब 7 साल गुजर चुके हैं, अब एक एक करके मसाजिद शहीद हो रहे हैं। अजीब तमाशा हो रहा है। यानी जो चीज हम सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब देखा था और जो उम्मीदें हम वाबस्ता किए हुए थे, अब एक एक करके हमारे ख्वाब जो हैं वो चकनाचूर होते जा रहे हैं। लिहाजा हम अब इस वक्त हम ये चाहते हैं कि इनके जो पावर में टीआरएस पार्टी है उसको और जो इसके जो साझेदार जो ग्रुप हैं, सियासी पार्टी जो साथ दे रही है और जो औकाफ के प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन के बजाय डिस्ट्रक्शन के काम में और आगे बढ़ा रहे हैं, हम इनको सबक सिखाने का एक तहिया कर रहे हैं, ताकि एक तंबीह कर रहे हैं कि अभी भी आप सुधर जाएं, अब 3 साल का टाइम है आपके पास, जो वादे किए थे उसको वफा करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, वरना फिर नतायज हम इसके खिलाफ भी जा सकते हैं। ये हमारे सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आई और सबने तहिया किया हुआ है कि जो रिव्यू पिटीशन जो बोर्ड की तरफ से पेश उसमें दाखिल करना है वो भी करेंगे। उसके बाद हम भी इसमें पूरी जांफिशानी के साथ सारे ऑर्गेनाइजेशंस, और ये कम्युनिटी की एक अमानत है, इस अमानत को अगर हम छोड़ दिए, आप तो बजट एलोकेट करते हैं, 2000 करोड़ का बजट एलोकेट करते हैं, 1000 करोड़ भी खर्च नहीं होते, पूरे वापस चले आते हैं। सब प्लान का भी वो दूसरे कम्युनिटीज को दिया जाता है, सब प्लान भी नहीं दिया जाता, और सारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स पूरे
खाली पड़े हुए हैं, ना तो इनके हेड्स हैं और ना इनके प्रोफेशनल स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। यानी एक ऐसा बनाकर रखा गया है, जो हमारी नुमाइंदगी करने वाले जो लोग हैं वो भी नाकारा लोग दिखाई देते हैं। इनको भी सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे जब मसाइल हल नहीं होंगे कि किस बात के वोट मांगेंगे। दोबारा जब आएंगे हमारे सामने, जब आएंगे वोट मांगने के लिए, तो हम आपने नहीं सबसे अपील करेंगे। जी आपने टीआरएस हुकूमत पर 3 संगीन इल्जामात लगाए हैं। सबसे पहला और सबसे संगीन इल्ज़ाम ये है कि टीआरएस ने वादा किया था कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो ये जो लैंको हिल्स की प्रॉपर्टी है, इसके इसके खिलाफ जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ साबिक़ा हुकूमत ने जो केस दायर किया था, उसको ये एफिडेविट के थ्रू वापस लेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं किया, पहला इल्ज़ाम। दूसरा इल्ज़ाम आपने ये लगाया कि जो वकला इसमें जो है सरगर्म थे, वो वकला को हटा दिया गया और शवाहिद हटा दिए गए। वो कौन-कौन से शवाहिद थे जिसको हटाया गया और कौन-कौन से वकला थे जिनको बेदखल किया गया? इसके बारे में ये बता दूं कि शवाहिद के बारे में देखिए, जब केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी जरूरत पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट मुंतखब, जिस बेस पर वक्फ डिक्लेयर किया गया है, जिन जिस बेस पर हाई कोर्ट ने उसको वक्फ करार दिया है, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पर प्रोड्यूस नहीं किए गए। और दूसरी बात, आपने जो पैरवी करने वाले वकला हैं, वकला में भी अच्छे जो सीनियर एडवोकेट्स थे, उनके बजाय जूनियर एडवोकेट्स को वहां पर उसकी पैरवी करने के लिए रखा गया। और एक अहम बात ये कि एक एमआरओ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हायर किए हुए इलियास अहमद, जिनका नाम है, वो काम कर रहे थे अच्छे मेहनत से, जो मशक्कत से, ऑनेस्टी से वो काम कर रहे थे, तो उनको रात के 10 बजे उनको नोटिस देकर उनको हटा दिया जाता है और उनके पेरेंट डिपार्टमेंट को भेजने की नोटिस दी जाती है। ये क्या तमाशा करके रखा हुआ है। आप, ठीक है, ऑफिशियली भेजना है, जरूरत है आदमी की, वापस ले सकते हैं। तो अब एक वहां पर केस चल रहा है, वहां पर अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे दौरान में, ऐसे नाजुक वक्त में केस को कमजोर करने के लिए ये जो किया गया, वो जो एमआरओ जो इलियास अहमद हैं, उनको जो हटा दिया गया, ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती हैं कि केस को कमजोर करने के लिए रियासती किसकी हुकूमत जानिब भी से इसके। नोटिस सर्व की गई थी? जी ये जो इलियास साहब को रात के 10 बजे नोटिस पहुंचाई गई, जी, किसकी जानिब से नोटिस सर्व की गई थी? ये यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वही इंचार्ज हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। अच्छा। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार साहब, हम्म। उनकी तरफ से ऑर्डर्स उनको पहुंचाए जाते हैं और रिलीव करने के लिए। ये यानी आपको करना ही है। ठीक है, ये केस चल रहा है, उसको कमजोर करने की क्या जरूरत। हम्म। आपने जो वादा, तो बहुत बड़ा वादा किया था कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रिजर्वेशन देंगे, हम आपके वक्त के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसके एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट से उसको केस विड्रॉ करेंगे। ये सारे वादे धरे के धरे रह गए। हम्म। अब तो ये चीजें जो हमें मजबूर कर रही हैं ये कहने पर कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, 3 साल का वक्त है, बचा हुआ है। आप अपने जो कारकर्दगी है उसको रिव्यू करते हुए, जो डिपार्टमेंट्स, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको स्ट्रेंथन कीजिए। माइनॉरिटीज के जो स्कीम्स हैं जो कमजोर हो रहे हैं, वो जो बच्चे बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है कि कोई इंतहा नहीं। माइनॉरिटीज ये के आपने जो बेरोजगार। शवाहिद नहीं ना पेश करने की जो बात की है आपने, शवाहिद कहाँ मौजूद है? वक्फ बोर्ड में है, सारे शवाहिद मौजूद हैं, रिकॉर्ड रूम में रखे हुए हैं। रिकॉर्ड रूम भी उसका ताला डाल दिया गया है, 3 साल से उन्हीं के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट उसको सील कर। जब रिकॉर्ड रूम को ताला डाल दिया गया है, तो वक्त पर शवाहिद कैसे निकालेंगे और कैसे जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे?
जी जी जी, ये सारी चीजें वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि उसको कमजोर करने के लिए ये सारी चीजें रचाई गई हैं। और एक पुलिस वाले साहब को सीईओ बनाकर रखा गया है, लेकिन वो कभी वर्क बोर्ड में आते ही नहीं, बैठते ही नहीं, उसमें काम करने की कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या और नाम ऐसे आपका? लोग उसमें उसमें शामिल हैं, वर्क बोर्ड में सारे मफादात के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे लोग उसमें शामिल हैं जिनके केसेस चल रहे हैं, उन पे संगीन इल्जामात हैं उन पर, और उनके केसेस पूरे पेंडिंग हैं। अब फिर नया वक्फ बोर्ड तश्कील देने की बात हो रही है, नोटिफिकेशन जारी हो गया, फिर ये सारे चोर फिर जमा होंगे। जबकि देखिए, इससे पहले 2004 में ये सारा वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका था, और कोई मीटिंग नहीं हो रही थी, कोई काम नहीं हो रहा था। तो उस वक्त की रियासती हुकूमत ने ये सारे लोगों को डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हुए इन लोगों से रेजिग्नेशन हासिल करके तो वक्फ बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया, और एक क्या है वो स्पेशल ऑफिसर के तहत ये चल रहा था। अब हम भी ये बड़ी स्मूथली काम हो रहा था उस वक्त, लेकिन फिर रेश दवानियां इन लोगों की जारी रही। फिर यानी माफिया ग्रुप जो काम कर रहा है इस वक्त, वो लोग हाईकोर्ट से रुजू होकर फिर इलेक्शन प्रोसेस शुरू कराने के लिए दबाव डाले, और हाईकोर्ट ने भी दे दिया कि भाई इलेक्शन करवाए जाए, जबकि सारा रिकॉर्ड खराब है। यानी शवाहिद हैं, हम उनको सारे मवाद उनके सामने रखे कि ये वक्फ बोर्ड बिल्कुल नाकारा है, और सारे जायदादों की तबाही इनके पीरियड में हुई है। ये बिल्कुल गैर कारकर्द हैं, तबाही के जिम्मेदार हैं। और फिर उनको फिर ये सारे टेंटेड मेंबर्स जो हैं फिर दोबारा आने की कोशिश में लगे हुए। हम इसको रोकने के लिए काफी हम फिर दिए हैं, रियासती हुकूमत को भी दिए हैं, गवर्नर को भी दिए हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को भी दिए हैं कि खुदारा इन टेंटेड जो मेंबर्स हैं, जिन यानी हजार सैकड़ों करोड़ सैकड़ों एकड़ की अराजी फरोख्त करने के संगीन इल्जामात उन पर हैं, फिर वो मेंबर बनकर आ रहे हैं। यानी अब देखिए, हाउस कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो डिफॉल्टर्स साबित हो चुके हैं, उनको दोबारा वक्फ एक्ट के मुताबिक इनको दोबारा मेंबर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन फिर इनको मेंबर बनाया जा रहा है, फिर वही कार्रवाई हो रही है। उसको हम ये चैलेंज कह रहे हैं उसको कि चैलेंज हिंदू क्यों नहीं एंडोमेंट किया की गया? तरह। जी जो टेंटेड लोग हैं उनको दोबारा जी वक्फ बोर्ड का मेंबर नहीं बनाया जा सकता, ये वक्फ एक्ट में जब है, तो इसको चैलेंज है, क्यों नहीं किया गया? चैलेंज किया गया वो हाईकोर्ट में। सारे हाईकोर्ट ये कहती थी कि फिर इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी वो होने ही नहीं देते। या हैदराबाद रंगारेड्डी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर के हवाले की गई थी कि ये इनकी इंक्वायरी कंप्लीट की जाए 6 महीने या 3 महीने के अंदर। वो 3 महीने 6 महीने छोड़िए, 3 साल हो गए, पूरा वक्फ बोर्ड का पूरा पीरियड कंप्लीट हो गया, हम्म। लेकिन वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती। यानी इनके रेशा दवानियां इतनी हैं कि वो रियासती हुकूमत भी बेबस इनके सामने दिखाई देती। इस तरह हमारी अमानत, हम हमारे बुजुर्ग, हमारे अपनी औलाद को नजरअंदाज करते हुए कौम के लिए उसको वक्फ कर दिया, और कौम के लिए एक फायदा नहीं हो रहा। हम तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर कब्रस्तानों की भी बड़ी तंगी है, जगह नहीं मिल रही है, यहाँ दफन करना भी शहर में बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक जो वक्फ की जायदादें हैं, हजारों एकड़ पड़ी हुई हैं, और एलोकेट करें वो भी नहीं करते। यानी शहर से दूर 30-40 किलोमीटर की दूरी पर अगर एलोकेट कर दें, हमने कहा कि हम बाउंड्री बनाएंगे, हम उसको ऑपरेट करेंगे, हम उसके लिए सहूलतें देंगे, हम कर लेंगे, हम यानी एनजीओ हम करने के लिए तैयार हैं। ये सारे चोर 1 रुपये का फायदा गरीबों को होने नहीं देते। हम ये भी कहते हैं कि भाई एक 100 गज जमीन तो भी दे दें। ये हजारों एकड़ की जमीन है, सब ये चोर डाकू जो है चंद लुटेरे खा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये गरीबों की अमानत है उनके, और ये तो बेजमीर हो चुके हैं, ये तबाह करने पे तुले हुए हैं और कर रहे हैं।
और हुकूमत भी इनका साथ दे रही है, ये गलत है। हम ये कहते हैं कि अब हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, आपने कहा कि अब ये जो लैंको हिल्स का केस जो हार गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे या रिव्यू पिटीशन वक्फ बोर्ड को दाखिल करना है? हम नहीं कर सकते, रिव्यू पिटीशन वक्फ बोर्ड को करना है और वो शायद वो करेंगे। उसके साथ हम भी उसमें इम्प्लीड होने की कोशिश करेंगे। उसके जो भी उसके प्रोसीजर है, हम वकला से भी मशवरा कर रहे हैं। हम वकला की टीम बनाई गई है और हम मैनुअली भी केसेस, कई दूसरे केसेस में भी। अब एक मिसाल और देंगे हम। अब एक अनवारुल उलूम के बारे में मैं आपको बता दूं कि वक्फ डिक्लेयर हो चुका है। एक साहब बैठे हुए हैं, मैं मालिक बन गया। अरे कैसे मालिक भैया? आप लैंड ग्राबर हैं, आप मालिक बन के डिक्लेयर कर दिए कि मैं इसका मालिक हूँ। हमने कोशिश करके हमने फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये वक्फ की जायदाद है, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन वो स्टे लेकर काम चला रहे हैं। स्टे वैकेट कराने का काम भी वक्फ बोर्ड नहीं कर सक रहा। पिछले 2-2.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक उसको यानी स्टे वैकेट नहीं करा सक रहे। यानी इतनी काहली का अंदाजा नहीं कर सकते आप। यानी पब्लिक के लिए, अवाम के कोई फायदे का नहीं है। वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स हैं अपने अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारे लिए तकलीफ का बायस। जिनका हक है, जिनको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। और ये चंद मुट्ठी भर लोग अपने जायदादों में 100 एकड़ के जो फार्म्स बनाकर अय्याशी कर रहे हैं, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। हम इंशाल्लाह इसके लिए केस लड़ेंगे और सारे ऑर्गेनाइजेशंस और वकला का भी सपोर्ट हमें मिल रहा है। इसके साथ हम जरूर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। इसके अलावा जो रिक्वायर्ड डेटा है या जो रिकॉर्ड्स हैं और तगड़े वकला की ज़रूरत है, इसकी भरपाई किस तरह से होगी? हम कोशिश करेंगे लोगों से। अब यानी अब ये अंदाजा ये करें कि वक्फ बोर्ड खुद ये कहता है कि 80% प्रॉपर्टीज 80% प्रॉपर्टीज यानी 77,000 एकर्स हैं यहाँ पर तेलंगाना में। आउट ऑफ दैट 57,000 एकर्स पर नाजायज कब्जे हैं, ये वक्फ बोर्ड कह रहा है। ये वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट कह रही है। यानी आप 20,000 एकड़ है। 20,000 एकड़ को तो आप बाउंड्री ये वाल से ये करें। अब जब कभी भी कुछ सवाल करते हैं हम चेयरमैन से, वो कहता है कि वो सीईओ से बात करें। सीईओ तो रहता ही नहीं। यानी वक्फ बोर्ड को देखें, ये जो तिरुमला देवस्थानम का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए 2 आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ की जायदादों को देखने के लिए एक कहीं से भी एक डेपुटेशन पे सीईओ को लाकर रखा जाता है और सारे उसमें कम पढ़े लिखे उधर से इधर से जो नॉमिनेट होकर आ रहे हैं, उन लोगों को मेंबर बना दिया गया है। और वो हर एक अपने अपने मफाद के लिए काम करने के लिए बैठे हुए हैं। बाज लोग कुछ उसमें ईमानदार भी होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग पब्लिक के मफाद में काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मुद्दा है। अब हम ये ये चाहते हैं कि रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड रूम में कैद है, रिकॉर्ड को किस तरह से निकालेंगे? रिकॉर्ड रूम को भी वो उन्हीं के इसमें है, उन्हीं की कस्टडी में है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से रखी हुई है। तो अब ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जिसको इंटरेस्ट हो गया ना, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हुकूमत तेलंगाना चाहती है कि वो केस जीते और वक्फ बोर्ड चाहता है कि बोर्ड केस जीते, तो रिकॉर्ड तो हुकूमत के पास है, हुकूमत क्यों देना चाहेगी? जी जी, वही हो रहा है। तो ये और मसला सारे केस कैसे समझाया में है, जाएगा? एक एक करके मलकाजगिरी का केस हार रहे हैं, गुट्टला बेगमपेट का केस हार रहे हैं, मामिडीपल्ली कौन सा है ये, महेश्वरम के पास जो मामिडीपल्ली का केस है। ये सारे ये लैंड ग्राबर्स वहां पर, ये सियासी पार्टी के लोग और दूसरी सियासी पार्टी के लोग, सारे लैंड ग्राबर्स यहाँ पर केसेस, कोर्टों में केसेस डाल रहे हैं और लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं और वो क्या है, प्लॉटिंग करते हुए
लोगों को बेच रहे हैं, यही लोग अपने जेब भर रहे हैं। और गरीब को 50 गज 100 गज का प्लॉट भी देने के लिए ये लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। आखिरी हम ये सवाल कहते हैं कि भाई हजारों एकड़ एक 100 गज दे दें, ये गरीब को डबल बेडरूम खैर, मांगने की इसका भी तो आपने जरूरत जिक्र नहीं कर दिया है। आखिरी सवाल मैं ये पड़ती। पूछना चाहूंगा, जब इतना सब है, हर तरफ जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट काम कर रहे हैं और हुकूमत तेलंगाना ने वक्फ प्रॉपर्टीज के रिकॉर्ड को कब्जे में रखा है, तो अब ऐसे में वो रिकॉर्ड्स बाहर कैसे आएंगे और केस कैसे जीता जाएगा? ये आखिरी सवाल है मेरा। हाँ, केस जीतने के लिए इनका सिंसियर होना जरूरी है। वो बोर्ड में ईमानदार लोगों की जरूरत है। जब ईमानदार लोग वहां पर आएंगे, ईमानदार लोग ऑनेस्टी से जब काम करेंगे, मेहनत करेंगे, और केसेस जो है, हाईकोर्ट क्यों जाते भाई? आप ट्रिब्यूनल जाए, ट्रिब्यूनल को जाना है, टाइटल का जो है जजमेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया जाता, ना कि हाईकोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। गवर्नमेंट खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होकर इसको उलझा कर रखा हुआ है, और उलझाए हुए 2 जजेस का उसको जजमेंट भी दे दिए वो लोग कि उसके हवाले कर दें। तो यानी एक गवर्नमेंट, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जीएचएमसी की जानिब से उस वक्त एक 400 करोड़ 400 करोड़ ड्यूस हैं उसके, जो वो रोड वाइडनिंग के उसमें जो ड्यू है वो बोर्ड को बाकी है। लेकिन वो जो बाजू बिल्डिंग बन रही है, वो बन रही है कितने 5 साल से उसी हालत में रखी गई है, ना उसको कंप्लीट करते और ना किराए पर देते। ये सारे बेकार लोग इसमें शामिल हैं वक्फ बोर्ड में, जो हल करना नहीं चाहते जो मसाइल। वो अनीसुल गुरबा की बिल्डिंग भी वैसी ही पड़ी हुई है, जी। यानी वो अपने हाँ, हिस्से मांगने थोड़ा मैं और आपको यहाँ पर पीनट्स रोकना चाहूंगा, 200 रुपए किराया पे देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं ये लोग। थोड़ा मैं लेकिन आपको रोकना कोई ना। चाहूंगा पर, क्योंकि गुफ्तगू थोड़ी तवील हो जा रही है। आपने कहा कि जो है अब वक्फ बोर्ड में इंतखाबात होंगे और फिर चोर जमा हो जाएंगे और फिर वही चलेगा, और फिर जी, केस जीतने के लिए दरकार आपने ये बताया है कि इंतखाबात होगा, वक्फ बोर्ड में अच्छे लोग आएंगे। आप ही ने खुद कहा है कि फिर से चोर जमा हो जाएंगे, तो अब अच्छे लोग कहाँ से आएंगे और केसेस कैसे जीतेंगे? अगर ये टेंटेड लोगों जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं, वो केसेस की इंक्वायरीज जो हैं वो कंप्लीट करवाएं। गवर्नमेंट से हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि उनके इंक्वायरीज कंप्लीट करवाएं, ताकि ये साफ हो जाए कि ये टेंटेड हैं या नहीं है, या बेईमान है या ईमानदार है, वो साफ हो जाएगा ठीक। अगर उनके इंक्वायरीज कंप्लीट होते हैं। और हम हुकूमत से ये भी कह रहे हैं कि जो नए लोगों को लाए, नए न्यू, जो पुराने जो फरसुदा लोग हैं, जो इसमें तबाही में जिम्मेदार हैं, औकाफ की तबाही में, उनको रोकते हुए अच्छे लोगों को लाए। अच्छे लोग काफी हैं, काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। उन लोगों को लाएं, उनके जरिए से इसको बचाया जा सकता है और अपना वादा पूरा किया जा सकता है। केसीआर साहब अपना वादा पूरा कर सकते हैं दोबारा, और इख्तिदार हम देने के लिए, दिलवाने के लिए हम घर घर हम इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपना वादा पूरा करें तो मुनासिब रहेगा। एक और बात, एक आखिरी बात, कि अब देखिए 12% रिजर्वेशन आपने असेंबली में रिजर्वेशन पास करके आप भेज दिए पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट में रुका हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात कर रहे हैं। लेकिन अभी पार्लियामेंट में एक बिल पास हो चुका है कि वो लोग ऑथराइज कर दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप चाहें तो डिजर्विंग कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दे सकते हैं। ये बिल पास हो चुका है, अब इन्हीं के कोर्ट में आ गया फिर बॉल। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ताल्लुक आप से देकर मैंने बताना, प्रोग्राम किया है। सिंसियरिटी का सबूत दें। बिल्कुल, जी, इसके ताल्लुक से मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी किया है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज जो लुट रही हैं, तबाह हो रही हैं, अब ये हुकूमत पर ही जिम्मेदारी आयद होती है। अगर वो अपने वादे पे कारबंद हैं, अगर जो है वादा निभाना चाहते हैं, तो वो वक्फ बोर्ड में साफ व शफाफ नए चेहरों को लेके आए, जो कि काम करने में दिलचस्पी रखते हों, ना कि प्रॉपर्टी लूटने में दिलचस्पी या फिर बेच के खाने में दिलचस्पी रखते हों।
तो बार बार हुकूमत तेलंगाना पर ही इसकी जिम्मेदारी जा रही है। रिकॉर्ड रूम्स क्यों बंद है, काबिल वकला को क्यों हटाया गया, ज़रूरी शवाहिद सुप्रीम कोर्ट में वक्त पर क्यों नहीं पेश किए गए। अब फिर वक्फ बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका साबिका रिकॉर्ड बिल्कुल बदतरीन रिकॉर्ड है, वो मेंबर बन चुके थे, बन बैठे थे, और फिर क्या वो आने वाले बोर्ड, नए बोर्ड में भी क्या वैसे ही चेहरे दिखेंगे? अगर दिखेंगे तो ये साफ जाहिर हो जाएगा कि हुकूमत तेलंगाना वक्फ प्रॉपर्टीज़ या फिर माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ में, उनकी बका में, उनके वेलफेयर में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब किस तरह से इन बातों का नोट लेते हैं और अपने आप को एक बेहतरीन CM बनाने और पेश करने में कामयाब हो सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।